हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है यूनिट 3 उसी का अपन रिवीजन जो है वो चल रहा है अपना। आज का अपना जो चैप्टर 4th है या 4th डे कह सकते हैं, 4th पार्ट कह सकते हैं। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं 3 पार्ट के बारे में। तो आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज आने वाले एंजाइम्स। अभी भी कोई स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने बुक परचेज़ नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग बुक है फ्लिपकार्ट से या बाई पोस्ट आप लोग परचेज कर सकते हैं। अभी अपन देखते हैं एंजाइम्स की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें कौन से एंजाइम्स यूज में आते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। देखो, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स में अपन क्या चाहते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, डीएनए की क्लोनिंग प्राप्त करना चाहते हैं। तो कौन सा यूज़ में आता है रेप्लिकेशन में, तो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ में आता है। यहाँ पर अपन देखेंगे ये एंजाइम न्यू डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए यूज़ में आते हैं, जो पहले से उपस्थित डीएनए या आरएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज़ में लेता है। ये सभी जानते हैं अपन कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। एक चीज़ आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, तो वो क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे इसमें 2 प्रकार के एंजाइम जो है वो यूज में लिए जाते हैं। एक तो डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मैंने बता दिया डीएनए को सिंथेसिस करता है, डीएनए टेम्पलेट को यूज में लेते हुए टेम्पलेट डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है ना, किसी भी आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आरएनए टेम्पलेट को यूज में लेते हुए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण करते हैं या सिंथेसिस करते हैं। एक एंजाइम आता है कि कोई भी आपके पास में 2 फ्रेगमेंट है, ये 2 फ्रेगमेंट है, आप क्या करना चाहते हो, इन दोनों को लाइगेज करना चाहते हो, इनको जोड़ना चाहते हो। किस बॉन्ड के द्वारा जोड़ना चाहते हो आप, कोई भी 2 न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में 2 कौन सा बॉन्ड होता है, तो होता है डाई एस्टर बॉन्ड कह सकते हैं, एस्टर बॉन्ड कह सकते हैं। तो एस्टर बॉन्ड का निर्माण करने के लिए जो एंजाइम यूज में आता है वो कौन सा आता है, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब जोड़ने वाला। तो यहाँ पर अपन देखेंगे डीएनए लाइगेज के लिए कौन सा डीएनए लाइगेज आता है, T4 बैक्टीरियोफाज से, लैम्डा बैक्टीरियोफाज से प्राप्त किया गया T4 जो डीएनए लाइगेज है उसको यूज में लिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है अभी तक कि कौन सा डीएनए लाइगेज होता है, तो T4 यूज में आता है मोस्टली 2 डीएनए के मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए। कहाँ पे यूज में आता है, तो आप ये कहोगे कि ये यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे यहाँ पे अपन देखोगे ये वेक्टर है और ये कोई डीएनए का फ्रेगमेंट बना लिया आपने, और ये डीएनए का फ्रेगमेंट यहाँ से आप कट कर इसको इस प्रकार से वेक्टर बनाया और इसको क्या किया आपने, इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया। अब ये जो दोनों कॉर्नर है, इन दोनों कॉर्नर को जोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। अब अपन देखते हैं डीएनए लाइगेज के बारे में। यहाँ पे डीएनए के 2 फ्रेगमेंट या खंडों के एंड्स को, ठीक है ना, जोड़ने के लिए यूज में आता है। ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है। इसमें मोलिकुलर, यहाँ इसको क्या कहते हैं, मोलिकुलर ग्लू के नाम से, ग्लू का मतलब चिपकाने वाला, तो यहाँ पर मोलिकुलर ग्लू के नाम से भी जानते हैं। न्यू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण के लिए एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। ये मैं कल भी आपको बता चुका था शायद कि डीएनए लाइगेज के लिए कौन से कोफैक्टर के रूप में यूज में आते हैं। एटीपी यूज में आती है एनर्जी के रूप में, और इसमें कोफैक्टर आता है एक तो मैग्नीशियम आयन और NAD+। ठीक है ना, ये इसमें कोफैक्टर यूज में आता है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ई कोलाई से लाइगेज प्राप्त किया जाता है और एक आता है T4 डीएनए लाइगेज। मैंने कहा ना आपको, सबसे अधिक जो यूज में आता है वो कौन सा होता है, T4 डीएनए लाइगेज होता है। 3 प्रकार से यूज में आते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं 3 स्टेप्स यूज में आती है। आपको हालांकि इतना याद नहीं रखना, फिर भी स्टेप्स याद रख सको तो रख लेना। डीएनए एडिनाइलेशन, एडिनालाइल ट्रांसफरेजेज और निक सीलिंग मतलब जोड़ना। कोफैक्टर के रूप में इसमें ATP व NAD यूज में आते हैं, ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, इसको समझाने की वैसे आवश्यकता है नहीं, बोर्ड होता तो मैं शायद समझा देता। आगे अपन देखेंगे एल्केलाइन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज के तो नाम से भी है, फॉस्फेट को रिमूव करने वाला। फॉस्फेट पाया कहाँ जाता है कि ये जो सर्कुलर डीएनए है, यहाँ से आपने कट किया है, यहाँ से एक एंड होगा 3 प्राइम, एक एंड होगा 5 प्राइम। 5 प्राइम पर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फेट अगर यहाँ पे रहा तो ये इसके साथ में क्या बना सकता है,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकता है, सर्कुलर बना सकता है। इसलिए ये सर्कुलर ना बनाए कि अपना जो डीएनए आप डाल रहे हो वो यहाँ पर आके इंसर्ट हो सके, इतनी देर के लिए उसके सर्कुलर ना बन जाए, उसको रोकने के लिए इस फॉस्फेट को हटाने के लिए इसमें एंजाइम डाला जाता है, उसे कहते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज। रिसाइकलिंग को रोकता है ये, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये डीएनए स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर उपस्थित फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है, रिमूव करता है, जिससे डीएनए के एंड से एंड नहीं जुड़ता है, कि एंड टू एंड नहीं जुड़ता, अर्थात डीएनए के सर्कुलर होने से रोकता है, ठीक है। एक अपन देखेंगे अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंजाइम्स कौन से यूज में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देखोगे एक तो आता है फर्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब है किसी भी डीएनए को, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को कट करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एक आता है डीएनए को मॉडिफायर, डीएनए को मॉडिफाई करने वाला। एक आता है डीएनए लाइगेज, लास्ट में डीएनए को जोड़ने वाला। ये सभी चीज़ें हैं। देखो न्यूक्लियस जो एंजाइम है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस हो सकता है, एक्सोन्यूक्लियस हो सकता है, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को किनारों पे से कटिंग करे तो एक्सोन्यूक्लियस, अगर बीच में से अंदर से कटिंग करे तो उसे एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, और ये राइबोन्यूक्लियस एच मतलब आरएनए को कट करने वाला। यहाँ पर देखेंगे डीएनए मॉडिफायर, डीएनए को मॉडिफाई करने वाले, ठीक है ना। तो डीएनए का सिंथेसिस करने वाला तो डीएनए पॉलीमरेज है। और यहाँ पर अपन देखेंगे आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस करने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एल्केलाइन फॉस्फेटेज है। यहाँ पर एंजाइम है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जगह आप लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर लेना, है ना, एंजाइम है ये। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज है, मेथाइल ट्रांसफरेजेज है, और लास्ट में डीएनए लाइगेज। ये सभी एंजाइम्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट मिक्सचर डीएनए से पॉलीमरेज को ऐड करते हुए, मेटल्स को यूज करते हुए वायरल डीएनए की सहायता से प्रथम डीएनए का सिंथेसिस किया था। तो प्रथम डीएनए का सिंथेसिस जो है वो किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग ने 1961 के अंदर किया था। देखो इसमें 2 टर्म आते हैं, एक तो आता है डीएनटीपी। डीएनटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड और ट्राई फॉस्फेट। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड और एक आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में किस चीज़ का अंतर है, साइड का होता है जहाँ पर फॉस्फेट उपस्थित ना हो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जहाँ पर फॉस्फेट उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं। जब भी डीएनटीपी हो तो वहाँ पर वो न्यूक्लियोसाइड है ना कि टाइड है, क्योंकि वहाँ फॉस्फेट लिखा हुआ है साथ में। तो फॉस्फेट अलग हो तो वो न्यूक्लियोसाइड है, अगर फॉस्फेट ना लिखा होता तो वहाँ पर वो क्या है, टाइड है। यहाँ पर अपन देखेंगे आगे खुराना ने, ये खुराना को अपन जानते हैं, सबसे पहले इन्होंने एक जीन के सीक्वेंस को सिंथेसिस किया था। 1968 में सर्वप्रथम आर्टिफिशियली जीन का निर्माण किया था। इन्होंने 77 बेस पेयर को यूज में लिया तथा इसके एलेनिन टीआरएनए का जीन का निर्माण किया था। ये तीनों चीज़ें जो हैं खुराना की वो याद रखनी है आपको 1967, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, ईयर भी पूछ सकता है। मोस्टली साइंटिस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कॉन्सेप्ट कम पूछे जाते हैं, रटाफिकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है छोटी छोटी। तो खुराना ने आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस किया था। कितने बेस पेयर लिए थे, 77 बेस पेयर को यूज में लिया था। इसके किस जीन को सिंथेसिस किया था, तो एलेनिन टीआरएनए जीन, एलेनिन का टीआरएनए जीन है उसका सिंथेसिस किया था। स्टेप्स की बात अगर अपन करेंगे यहाँ पे अपन देखेंगे स्टेप्स, तो कौन से स्टेप्स होती है, कैसे कैसे आप रिकॉम्बिनेशन परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है कि कोई भी डीएनए जिसको आप मल्टीप्लाई कॉपीज करना चाहते हो, किसी के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब टारगेट डीएनए को आइसोलेट करना। टारगेट डीएनए को आप आइसोलेट करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, आप जिस वेक्टर में उसको इंसर्ट करना उस वेक्टर को आइसोलेट करोगे, प्यूरीफाई करोगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करोगे, दोनों को लाइगेज करोगे। लाइगेज करने के बाद में आप क्या करोगे, उसको होस्ट के अंदर इंसर्ट करोगे। होस्ट में इंसर्ट करने के बाद में उस होस्ट में आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि
वो होस्ट रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में उसको कल्चर करके मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना, ये स्टेप्स होती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे स्टेप्स में सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए और प्लाज्मिड। सबसे पहले किसी भी टारगेट डीएनए और प्लाज्मिड को आइसोलेट करना। फिर अपन क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको कट करेंगे, प्लाज्मिड को भी कट करेंगे और डीएनए को भी कट करेंगे। आगे अपन देखेंगे सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, आपने कटिंग किया, कटिंग करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो फ्रेगमेंट्स बने हैं बड़े डीएनए के, उनको कटिंग करके सेपरेट करना। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। अगर आपके पास में डीएनए की कंटेंट, डीएनए की मात्रा कम है तो उसे पीसीआर की सहायता से उसकी कॉपीज जो है वो बढ़ाई जा सकती है। आगे देखेंगे अपन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, वेक्टर के अंदर डीएनए को जोड़ना। आगे अपन देखेंगे ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर इंसर्ट करना। और यहाँ पर क्या करना अपने को, कल्चरिंग द होस्ट सेल एंड मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले अपन कह सकते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करना, स्क्रीनिंग करना कि वो मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसके स्टेप्स होती है। पहली जो स्टेप्स है वो कौन सी आ जाएगी, डीएनए का आइसोलेशन। यहाँ पे जो है वो कौन सी आ जाएगी, डीएनए आइसोलेशन। फर्स्ट स्टेप जो आपको मैंने लिस्ट है बुक के अंदर वो मैंने डाल रखी है आप लोगों के साथ में पेज वाइज। यहाँ पर आपका पेज आया होगा तो वहाँ पर लिखा होगा डीएनए आइसोलेशन। यहाँ पे अपन देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए सर्वप्रथम डिजायर्ड डीएनए, टारगेट डीएनए या फिर वेसिकल डीएनए वेक्टर प्लाज्मिड का सेल से निकाला या आइसोलेट किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अपन किसको आइसोलेट कर रहे हैं, डिजायर्ड डीएनए या वेक्टर को आइसोलेट कर रहे हैं। डीएनए आइसोलेशन के लिए सर्वप्रथम अलग अलग सेल को अलग अलग एंजाइम से ब्रेक या लाइगेज किया जाता है, लाइसिस किया जाता है। बैक्टीरियल सेल को किससे तोड़ा जाता है, तो लाइगेज एंजाइम से तोड़ा जाता है, लाइसोजाइम से। फंगल को किससे तोड़ा जाता है, काइटिनेज, क्योंकि उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और प्लांट सेल वॉल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, तो उसका डाइजेशन किससे करोगे, सेलुलेज और हेमी सेल्यूलेज से डाइजेस्ट किया जाता है। सेल्यूलेज, सेलुलोज नहीं है ना, सेल्यूलेज है, और हेमी सेल्यूलेज। यहाँ पर अपन देखेंगे इन ट्रीटमेंट से सभी पार्ट ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन डीएनए या हिस्टोन प्रोटीन के साथ शेष रह जाते हैं। क्योंकि अपन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स में डीएनए किसके साथ बाइंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है। डीएनए को राइबोन्यूक्लिएज से ट्रीट करके हटा दिया जाता है। मतलब कोई आरएनए अगर उसमें शेष बच गए हैं तो आरएनए को कंटामिनेंट जो है उनको कैसे हटाया जाता है, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम से कट करके हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से कट करके हटा दिया जाता है। प्रोटीन को मतलब प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह उनको भी हटा दिया जाता है। डीएनए को प्राप्त करने के लिए लास्ट में चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है, जिससे डीएनए का सिंथेसिस या सस्पेंशन प्राप्त किया जाता है। कई बार आता है कि डीएनए की आइसोलेशन की लास्ट जो स्टेप्स होती है उस स्टेप में डीएनए को आइसोलेट करने के लिए कौन से केमिकल को यूज में लेते हो, तो उसका सस्पेंस बनाने के लिए वहाँ पर आपको एल्कोहल को यूज में लिया जाता है, खासतौर से चिल्ड इथेनॉल को यूज में लिया जाता है। यहाँ पे आगे अपन देखेंगे सेल लाइसिस के लिए मैकेनिकल मेथड में लिक्विड नाइट्रोजन होमोजेनाइजेशन यूज में लिया जाता है। सेल को लाइसिस करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए किसी भी जर्म प्लाज्म को, किसी भी सेल को, किसी भी प्रोटोप्लास्ट को, किसी भी चीज़ को अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो उसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर है यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का कई बार टेम्परेचर पूछा जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जो आप सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप लोग लिख लेना। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लाइसिस बफर जो है उसमें EDTA पाया जाता है, EDTA पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है लाइसिस बफर में जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, EDTA होता है, जो आयन मैग्नीशियम, जो भी मतलब पॉजिटिव आयन से उनको क्या करता है, ये कैप्चर करता है। खुद कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव आयन को कैप्चर करता है। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट की जो सेल वॉल है, पैक्टिन, मिडल लेमिला जो होती है ना, पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन में ये सभी आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने EDTA डाल दिया, ये क्या करेगा, इन आयन्स को खुद के पास ले लेगा। और सेल वॉल में जो पैक्टिन है उसकी जो कंपोजिशन है वो किससे बनी हुई थी, आयन से। वो आयन उसके पास है नहीं, तो उनकी पैक्टिन की जो फाइबर्स है वो लूज पड़ने लगेंगे, जिसके कारण से सेल है वो सेपरेट होने लगते हैं और सेल वॉल है वो टूट जाती है। ठीक
ठीक है ना। ये EDTA यूज में आता है, कई बार यूज पूछा जाता है EDTA क्या करता है, तो पॉजिटिव जो आयन है मैग्नीशियम और कैल्शियम उनको हटाता है, वहाँ से रिमूव करता है सेल को, जिसके कारण से जो पैक्टिन है मिडिल लेमेला है वो यूज पड़ने लगती है। यहाँ पर आपने लिखा है इसमें मैंने, जो आयन मैग्नीशियम और कैल्शियम को हटाता है, EDTA DNase को भी इनहिबिट करता है, ठीक है ना, DNase को भी रोकता है कि जो DNA है उसको ना तोड़ दे, ठीक है ना। हो सकता है ना कि DNase उसमें उपस्थित हो और वो DNA अपन आइसोलेट करना चाहते हैं, उसी DNA को वो तोड़ दे, तो उस टाइम पे DNase को भी इनहिबिट करने वाला चाहिए, तो DNase को इनहिबिट कौन करता है, EDTA करता है। आगे अपन देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी आप लोग देख लो, कई बार अगर आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, फर्स्ट ग्रेड में कॉमन चीज़ है ये, EDTA इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, और एक सीटेप बफर यूज में लिया जाता है, तो सीटेप की भी आपको याद रख लेना है, सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये भी आपको इसमें बफर में यूज में लिया जाता है सेल को लाइसिस करने के लिए। यहाँ पे अपन देखेंगे DNA लाइगेज DNA को ब्रेक करता है, लेकिन DNase की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। देखो इसमें मैंने एक फैक्टर भी, इसमें फैक्ट लिखा भी है कि जो DNase है वो क्या करता है, DNA को लाइगेज तोड़ सकता है। अपन क्या चाहते हैं कि DNA को आइसोलेट करना चाहते हैं, उसको ना तोड़ दें, तो अपन क्या चाहते हैं, DNA जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करना चाहते हैं। उसको इनहिबिट कैसे कर सकते हो, उसकी एक्टिविटी के लिए पॉजिटिव आयंस की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, और आपने EDTA डाल दिया, EDTA क्या करेगा, इन आयंस को पकड़ लिया, आयंस को पकड़ लिया तो DNase जो है वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता और DNA को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये इसका लॉजिक है, जो EDTA के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे DNase एंजाइम DNA को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। आगे अपन देखेंगे सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, यहाँ पे जो टॉपिक है वो कौन सा है, सोडियम SDS नाम लिखा हुआ है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। एक बार फर्स्ट ग्रेड में इसका डायरेक्ट चार्ज ही पूछ लिया गया था कि सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का चार्ज क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। इसका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर ऐड करता है नेगेटिव, यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज। और नेचुरल क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, कई बार पूछा जाता है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट का एग्जांपल, तो SDS को आप कह सकते हो। यहाँ पे अपन देखेंगे सोडियम डोडेसाइल सल्फेट है ना, SDS एक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना, थोड़ा सा कटा हुआ है ये, तो यहाँ पे लिखा मैंने SDS डिटर्जेंट बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है, जिसका नेचर एम्फीपैथिक होता है, एंटीपैथिक प्रकार का होता है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के रूप में कार्य करता है। हेड और टेल पाई जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव रूप में काम करता है। इसका हेड है वो पॉजिटिव रूप में काम करता है, इसकी टेल जो होती है वो नेगेटिव के रूप में काम करता है। SDS एक नेगेटिव डिटर्जेंट है, ये देखो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SDS एक नेगेटिव डिटर्जेंट है। सिटेब भी एक डिटर्जेंट है, देखो जो सेल मेम्ब्रेन लाइसिस में हेल्प करता है तथा एक सर्फेक्टेंट है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिटेप, जिसका उपयोग टिश्यू कल्चर से DNA को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। याद रखना भी सिटेप को, आपको सिटेप को हाई साल्ट कंडीशन में यूज में लिया जाता है। सोडियम एसीटेट अमोनियम एसीटेट को भी यूज में लिया जाता है, जो डबल स्ट्रैंड DNA की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये आपको यह लाइन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भी इसको, कि DNA की स्टेबिलिटी, कि DNA है वो ब्रेक ना हो जाए, DNA लंबे टाइम तक बना रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमेशा उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन डाली जाती है। साल्ट क्या करता है, DNA की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। साल्ट जो है वो सिंगल स्ट्रैंड DNA को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है, डबल स्ट्रैंड DNA के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें DNA की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें डाली जाती है, तो साल्ट डाला जाता है, खासतौर से सोडियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट को मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आगे कर लेना। DNA प्यूरिफिकेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज जो किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, तो इसमें सीजियम क्लोराइड मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेशन ऑफ DNA और प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA को प्यूरिफाई करने के लिए सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, देखो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड यूज में लिया जाता है सीजियम क्लोराइड। ये कई बार हर किसी एग्जाम में, मेरे को भी एक दो बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि DNA को लास्ट स्टेज पे आप प्यूरिफाई करना चाहते हो तो कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज में लोगे, तो सीजियम क्लोराइड मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है DNA प्यूरिफिकेशन के लिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में याद रखना भी आप लोग। आगे अपन देखेंगे DNase T, DNase A, ये हीट स्टेबल एंजाइम होते हैं, मतलब हाई हीट के ऊपर भी फंक्शन कर सकते हैं। अब नाम से ही है RNase T,
आरएनएज ए आरएनए को डिग्रेड करने वाले हैं जो आरएनए को हटाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। प्रोटीनेज, ये प्रोटीन को हटाने वाला सीधे नाम से ही है, प्रोटीनेज ए मतलब के। प्रोटीनेज के जो है वो प्रोटीन को हटाने के लिए काम आता है, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए यूज में लिया जाता है। आगे अपन देखेंगे डीएनए प्यूरिफिकेशन के लिए लास्ट स्टेज में एल्कोहल को यूज में लिया जाता है, जो अभी बताया था मैंने चिल्ड इथेनॉल एल्कोहल, वो स्टेप है ये, जो डीएनए सैंपल के डिहाइड्रेशन के लिए ऐड किया जाता है, जिससे डीएनए प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है। मतलब डीएनए का अगर ऐसे बैटरी प्लेट ऐसे अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है ऐसे, तो डीएनए जो होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रेसिपिटेट हो जाता है जब आप इथेनॉल में इसको डालते हो। इस प्रकार से वाइट कलर की एक प्लेट छोटी सी बनती है, उसे अपन प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे एल्कोहल के रूप में मोस्टली इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल यूज में लिया जाता है। मतलब मैंने अभी बताया ना आपको लास्ट स्टेप में, तो यहाँ पर मोस्टली इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल को यूज में लिया जाता है डीएनए प्रेसिपिटेशन के लिए। डीएनए स्टेबिलिटी के लिए डीएनए सैंपल में साल्ट ऐड किया जाता है, जो ऊपर मैं बता चुका, सोडियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट। डीएनए या आरएनए की क्वांटिटी या मात्रा को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज में लिया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या होता है, उसकी एब्जॉर्बेंस देखी जाती है और एब्जॉर्बेंस से उसकी मात्रा को मापा जाता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है आपके कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जो है वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है, तो कितनी नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, वो 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। न्यूक्लियोटाइड कितनी अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है, 260 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। आगे अपन देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा डीएनए सैंपल की एक एब्जॉर्बेंस में, अगर एक एब्जॉर्बेंस आती है, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर डीएनए का सैंपल रखा है, अगर एब्जॉर्बेंस कितनी आती है, एक आती है, तो लगभग 1 ml के अंदर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होती है उसके अंदर कांच की इतनी बड़ी होती है, जो वो बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, क्यूवेट कहते हैं। क्यूवेट में 3 ml के आसपास की मतलब सैंपल डाला जा सकता है, उसमें पर ml के हिसाब से अपन माप सकते हैं कि एक अगर एब्जॉर्बेंस आती है तो लगभग 50 माइक्रोग्राम जो डीएनए कंटेंट है वो पर ml में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने 50 माइक्रोग्राम, देखो ये रहा 50 माइक्रोग्राम जो है पर ml डीएनए प्रेजेंट होता है अगर 1 एब्जॉर्बेंस आती है तब। आगे अपन देखेंगे डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को यूज में लिया जाता है, तथा डीएनए खंड या फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डीएनए को रन कराया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कब यूज में आता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनकी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करवाने के लिए, ठीक है ना, तथा डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनकी साइज के अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। जेल में डीएनए सैंपल में कि डीएनए को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो डीएनए सैंपल जब आप जेल में डालोगे उसके साथ उसमें एक डाई मिलाई जाती है जिससे अपन इथिडियम ब्रोमाइड कहते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड वैसे भी खास तौर से कार्सिनोजेनिक है, ट्यूमर कोज कर सकता है, कार्सिनोजेनिक है, म्यूटाजेनिक होता है। एक जो ये है इथिडियम ब्रोमाइड जो है, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड है, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में कौन सा कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें पूछी जाती है कि कितनी एब्जॉर्बेंस ये अल्ट्रावायलेट की एब्जॉर्ब करता है, लगभग 340 के आसपास जो अल्ट्रावायलेट है इसके एब्जॉर्ब करता है ये। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि ये क्या करता है, 2 न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये यहाँ पर अपन देखेंगे 2 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में जाके ये क्या करता है, यहाँ पर ऐड हो जाते हैं इथिडियम ब्रोमाइड के कण। इसे इंटरकैलेटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। इंटरकैलेटिंग का मतलब है 2 कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में आकर इंसर्ट होना, इंटरकैलेटिंग मतलब 2 के बीच में एंटर करना, इंटरकैलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और जब डीएनए पॉलीमरेज इनको सिंथेसिस करता है, कॉपी करता है, तो वो प्रॉपर रूप से कॉपी नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इसकी, ये डीएनए में क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, डीएनए में म्यूटेशन कॉज करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड क्या है कि कार्सिनोजेनिक है, म्यूटाजेनिक है, डीएनए की कॉइलिंग बढ़ाता है, सुपर कॉइलिंग, ठीक है ना। जेल में डीएनए सैंपल में इथिडियम ब्रोमाइड डाई मिलाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में ऑरेंज कलर के बैंड के रूप में दिखाई देता है। तो डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा डाई यूज में लिया जाता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा कलर देता है आपको इंपॉर्टेंट है, ब्राउन मतलब ऑरेंज कलर देता है। एग्रोज जेल मतलब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अपन बात कर रहे हैं, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो किस जेल जो है वो किस कंपोनेंट से बनी हुई होती है, अपन उसमें एग्रोज मिलाते हैं। एग्रोज है वो अगार अलग है और एग्रोज अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या यूज में ले रहे हैं अपन, एग्रोज यूज में ले रहे हैं। तो एग्रोज की उपस्थिति में डीएनए बैंड को कट करके उनसे डीएनए प्राप्त करना, ठीक है ना। ये जैसे आपके पास जेल है
और यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। इन डीएनए को कैसे निकालोगे आप? तो इन डीएनए को अपन क्या करेंगे, ऐसे कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे जो भी इनके फ्रेगमेंट्स है ये ऐसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से इन कटिंग फ्रेगमेंट से अपन क्या कर लेंगे, डीएनए को प्राप्त कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है, ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम, इसलिए मैंने ऐड किया है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी जे इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है आप उनको कट करके बाहर निकालते हो, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उसे इल्यूशन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। ये टर्म यूज में आएगा, इल्यूशन। आगे अपन देखेंगे, इस प्रकार से प्राप्त डीएनए फ्रेगमेंट को डीएनए वेक्टर या प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है तथा इसे काइमेरिक डीएनए मैंने कल भी टर्म यूज में लिया था। किसी भी जो वेक्टर है, ये वेक्टर है और इसके अंदर किसी भी फोर्जन डीएनए को इंसर्ट करना, यहाँ पे आपने कर दिया, ये ऐड कर दिया इसमें, तो ये कि जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है, इसे अपन क्या कहेंगे? काइमेरिक डीएनए के नाम से जानते हैं। ये अपना टारगेट डीएनए है और ये क्या है? वेक्टर है। तो ये काइमेरिक डीएनए कहलाता है। काइमेरिक डीएनए आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज संख्या बढ़ाने के लिए पीसीआर टेक्निक को भी यूज में लिया जाता है। ये तो नेचुरल मेथड तो है ही है, इसके अलावा पीसीआर अपन मोस्टली यूज में लिया जाता है। अब जो टेक्निक है वो कौन सी है? पीसीआर है। यहाँ पे कौन सी टेक्निक है? पीसीआर टेक्निक है, ठीक है ना, पीसीआर टेक्निक है। तो आज के लिए तो अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं अपन। पीसीआर को कल बताऊंगा क्योंकि लाइट भी गई हुई है और बच्चा भी परेशान हो रहा है। वो फ़ैन है उसका, वो मैंने लगा रखा है, छोटे वाला फ़ैन है बच्चे का, वो मैंने लगा रखा है। यहाँ भी काफ़ी गर्मी लग रही है ना। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं अपन, कल अपन डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।